हाय एवरीवन, एक नए नॉलेजफुल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बताने जाओ, ये हम पुराना घर है और ये नया घर है। इसको भी बिल्कुल नया घर नहीं कह सकते क्योंकि हमारे यहाँ जो छत जो है टिन की है। पहले समय में जो थी पत्थर की छत हुआ करती थी, जो कि पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल थी। मैं एकदम एकदम साइड में आ जाओ जिससे आपको और क्लियरिटी दिखाई दे। मेरे राइट हैंड साइड में पुराने समय का घर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल थे छत जो है। दोस्तों, इस तरह के घर केवल प्रतिमा स्वरूप ही दिखाई देते हैं यदा कदा। अगर उनमें कोई रहता भी तो काफ़ी मजदूर वर्ग अथवा इसी तरह के लोग होते हैं जो मजबूरी में ही इन घरों में रहते हैं, क्योंकि इनकी संरक्षण और बनावट विशेष तरह की होती है, तो इनको बनाने वाला कारीगर भी विशेष तरह का होता है। वर्तमान में यहाँ पर भी नैनीताल जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर अधिकांश घर सीमेंट कंक्रीट के ही बनने लगे हैं। मुश्किल से आपको 100 में से 1-2 घर पुरानी बनावट का मिल पाएगा, क्योंकि इस तरह के घरों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे ननिहाल में अथवा इन लॉज में अथवा गांव में ही इस तरह के घर होते हैं। सरकार की तरफ से भी इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर कोई इस तरह की कलाकारी जानता है, जैसे कपड़े के झोले बनाना, कपड़े के बैग बनाना, अथवा पत्थर की छत बनाना, अथवा पत्थर पे भवन निर्माण सामग्री से काम करना, तो उससे क्या है, ये पर्यावरण के अनुकूल चीज़ें जो है हमारे पहाड़ के अनुकूल होती है। ये चीज़ें इको फ्रेंडली भी होती है। सपोज हमारा ही बाहर का आंगन है तो पत्थर का है, तो उस पर हमें ठंडक का एहसास नहीं होता। अगर आपके घर में सीमेंट का फर्श है तो जाड़ों के टाइम में काफ़ी ठंडा हो जाता और शरीर के पहाड़ के अनुकूल होता भी नहीं। हालांकि साफ़ सफाई में इनमें समय कम लगता है और अच्छी से साफ सफाई आती है, लेकिन पहाड़ के लिए पत्थर की टाइल से बने हुए घर और इस तरह के कारीगर अब बहुत ही कम दिखाई देते हैं, क्योंकि इस कला के भरोसे वो अपनी पीढ़ियां नहीं पाल सकते। क्योंकि जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ, इस तरह के पत्थर की छत वाले घर बहुत ही कम होते हैं। अगर कोई होते भी तो उन घरों में कोई रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार और पलायन सबसे बड़ी समस्या है। आज भी इस तरह के घर देखने से हमारे पूर्वजों की या सांस्कृतिक विरासत का हमें पता मिलता। अगर इसी तरह के घर भी बनते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पे पर्यटन उद्योग भी काफ़ी बढ़ेगा। साथ में ही पुराने कारीगरों को भी अपनी कला निखारने का मौका मिलेगा। आवश्यकता है कि सरकार और लोगों की इसमें दोनों की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि एक का सहयोग से ही बात नहीं बनती है। स्थानीय जो भी इस तरह के राजमिस्त्री वगैरह हैं, उन्होंने अपनी कला को किसी तरह से जीवित तो रखा है, लेकिन आगे काम नहीं मिल पाता तो वो इसके भरोसे अपना परिवार पालने में भी असमर्थ होते हैं। तो यह जो शब्द चित्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, स्थिति वास्तव में बड़ी भयावह है। कई सारे घरों के घर खाली होते जा रहे हैं। शुरू में स्थिति ऐसी नहीं थी, तब कृषिकालीन व्यवस्था थी, कृषि आधारित उद्योग धंधे थे, कृषि का रकबा भी ज़्यादा था। लेकिन आज क्या है, वर्तमान समय में जंगली जानवर इतने ज़्यादा हो गए थे, लोगों ने कृषि काम करना ही छोड़ दिया। क्योंकि उस समय में क्या था, खेती भी ज़्यादा होती थी, जंगली जानवर कम थे। अब बंदर और लंगूर इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि लोगों ने कृषि पर काम करना ही छोड़ दिया। यहाँ से लोग पलायन कर गए। स्थिति बड़े शहरों के नज़दीक वाले गाँव पे थोड़ा कम है। इनफैक्ट आप हल्द्वानी देख लें, नैनीताल देख ले, देहरादून, हरिद्वार, जो भी बड़े शहर है उस पर लोगों तब भी काम मिल जाता है। छोटा मोटा काम मिलता है, इतना अच्छा काम तो मिल पाता। होटल रेस्टोरेंट वगैरह में तब भी काम मिल जाता है। लेकिन गांव पे अगर वह किसी पर डिपेंड होता है तो उसकी आमदनी एकदम जीरो हो जाती है, क्योंकि उत्पादन यहाँ पर शून्य है। जंगली जानवर सारी फसल को चौपट करते हैं। दूसरा ये, अगर कोई ट्रेजिडी भी हो जाए तो अस्पतालों में पर्याप्त इलाज नहीं हो पाता है, और उसके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ सरकारी स्कूल है तो उनमें अध्यापक नहीं है, कुछ जगह पर अध्यापक है तो वो स्कूल इतना दूर है कि वहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियों में बच्चों का पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ की जीवन वास्तव में पहाड़ के ही जितना कठिन है। स्कूल भी होते हैं, सपोज तो देवी आपदा, भूकंप, बाढ़ वगैरह भी आती तो इसका एक ही हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है। जबकि अगर आप सीमेंट और कंक्रीट का घर के हैं, इसमें काफ़ी वजन होता है। अगर आपदा की स्थिति में पूरा का पूरा घर गिर जाता है। तो ये अब केवल कुछ स्मृति चिन्ह ही यहाँ पर बचे हैं। जो घर हैं उन पर भी कोई रहता नहीं है। तो इस तरह से मेरा एक संक्षिप्त ब्लॉग था, साथ ही एक मैसेज भी था कि किसको संरक्षण रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारी इस सांस्कृतिक धरोहर को लंबे समय तक संजोए रखें। ये शब्द चित्र हमारे चौराहे के मॉडल और पाठ्य पुस्तकों की केवल चित्र बनकर ना रह पाए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का